हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेमिंग निफ्टी। इस चैनल पर अभी हम एक ट्रेडिंग ऑटोमेशन सीरीज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं और इस सीरीज़ के ऑलरेडी हम 2 एपिसोड्स रिलीज़ कर चुके हैं। आप वो चैनल पर जाके देख सकते हो, मैंने एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना दी है। और आज के इस एपिसोड में हम पाइथन के एसेंशियल्स को डिस्कस करने वाले हैं। सो पाइथन अपने आप में बहुत ही वास्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट आपको सब कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है एंड हम उतना ही जानेंगे जितना हमें ट्रेडिंग ऑटोमेशन में हेल्प करेगा। So without any further delay, let's get started. Warning disclaimer. This video is for educational and informational purposes only. It is not financial advice, investment advice, trading advice, or a recommendation to buy or sell any security. So आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे होगे। पाइथन एसेंशियल्स, जैसा कि मैंने बोला, तो अभी हम एपिसोड 3 पे हैं जहाँ पे हम पाइथन एसेंशियल्स की बात कर रहे हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स को एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझते हैं। आपके किचन में बहुत सारे आइटम्स रहते हैं और उन सारे आइटम्स को स्टोर करने के लिए आप छोटे छोटे से डब्बे रखते हो और उन डब्बों पे लेबल लगा के रखते हो कि इस डब्बे में शक्कर है, इस डब्बे में नमक है, इस डब्बे में मसाला है। सिमिलरली कोड में कई सारे आइटम्स को होल्ड करने के लिए आपको कंटेनर्स चाहिए होते हैं। तो वेरिएबल्स एक तरह का कंटेनर है कोड में। जब आप पाइथन में कोड लिख रहे होगे तो वहाँ पे वेरिएबल्स में आप कुछ भी डेटा स्टोर कर सकते हो। तो ये एक तरह का टेम्परेरी स्टोरेज होगा कोड के अंदर। कंटेनर भी समझ सकते हो आप इसको, टेम्परेरी कंटेनर होगा। अभी टेम्परेरी क्यों होता है तो उसको समझते हैं पहले। तो देखो, आपके कंप्यूटर में 2 तरह की स्टोरेज रहती है। एक आपकी हार्ड डिस्क रहती है या फिर एसएसडी रहती है। दोनों का काम सिमिलर है, मीन्स फिजिकल डेटा उस पर स्टोर होता है। दूसरी तरह की स्टोरेज होती है इन मेमोरी, दैट इज रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो जो आपकी रैम है वो तब यूटिलाइज होती है जब कोई प्रोसेस रन हो रहा होता है और उस प्रोसेस को कुछ टेम्परेरीली स्टोर करना होता है तो वो रैम में स्टोर करता है। किसी भी डेटा को परमानेंटली स्टोर करना है तो वो आपकी डिस्क पे राइट होगा, लेकिन कुछ भी टेम्परेरीली स्टोर करना है तो वो आपकी रैम में स्टोर होता है टेम्परेरीली। तो कोई भी प्रोसेस अगर चल रहा है, अगर वो टर्मिनेट होता है तो उस प्रोसेस ने उस टाइम पे जो भी डेटा स्टोर किया होगा रैम में वो चला जाता है। या फिर आपका सिस्टम बंद हो गया, क्रैश हो गया, कुछ भी हुआ तो इन मेमोरी जितना भी स्टोरेज होगा वो फ्लश आउट हो जाता है। तो सिमिलरली ये जो वेरिएबल्स है ना, ये आपके इन मेमोरी रहते हैं जब भी पाइथन का प्रोसेस रन हो रहा होगा या पाइथन का जो भी कोड है जब आपका चल रहा होगा तो मेमोरी में कुछ भी स्टोर करने के लिए आप वेरिएबल्स का यूज़ करते हो। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे कि ये सिंबल। अब यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल है टाटा स्टील। जैसे कि ये प्राइस, हमको प्राइस होल्ड करना पड़ सकता है तो वो, क्वांटिटी होल्ड करनी पड़ सकती है तो वो, ये सारी एक तरह के वेरिएबल्स हुए। अब इसको कोड में कैसे लिखते हैं वो भी क्विकली देख लेते हैं। अच्छा, तो इससे पहले मैं कोड में जाऊँ, आपको ना एक इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा आज भी। तो हमने लास्ट वीडियो में विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल किया था। पाइथन पे काम करने के लिए आपको पाइथन लैंग्वेज इंस्टॉल करनी पड़ेगी। देखो क्या होता है ना कि कंप्यूटर नॉर्मल ह्यूमन लैंग्वेज जो हम बोलते हैं उसको नहीं समझता है। कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 में बात करता है, मीन्स बाइनरी नंबर्स में बात करता है। हम बाइनरी बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते हैं। बाइनरी में ऑब्वियसली सब कुछ कन्वर्ट किया जा सकता है बाइनरी में, बट ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है सब कुछ बोलना है, सब कुछ बाइनरी में लिखना। ठीक है, तो लेकिन कंप्यूटर तो आपका बाइनरी ही समझता है और हम इंग्लिश समझते हैं। तो ये कन्वर्जन करने के लिए हमें एक इंटरप्रेटर चाहिए होता है बीच में, कि हम इंग्लिश में लिखें और उसको कोई मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दे ताकि कंप्यूटर का प्रोसेसर उसको समझ सके। ये काम इंटरप्रेटर का होता है। तो जो हम पाइथन इंस्टॉल करेंगे ना, वो पाइथन का इंटरप्रेटर है जो आपको आपका लिखा हुआ कोड मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है ताकि आप उसको स्मूथली एग्जीक्यूट कर सको। ठीक है, तो बिना पाइथन इंस्टॉल किए आप पाइथन में कोड तो कर लोगे बट चला नहीं पाओगे। ठीक है, तो क्विकली देख लेते हैं कि कैसे इंस्टॉल करना है। तो आप सर्च कर लो पाइथन, ये python.org पे चले जाओ और यहाँ से आपके सिस्टम के लिए जो भी वर्जन अवेलेबल है वो डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो।
तो यहाँ पे देखो बहुत सारी एक्टिव पाइथन रिलीजेज हैं, तो जो भी इसमें लेटेस्ट वर्जन है ना वो आप इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, मैं अभी पाइथन 3 ही यूज़ कर रहा हूँ। मेजर वर्जन 3 है, माइनर वर्जन डिफरेंट हो सकता है, बग फिक्सेस आते रहते हैं, नए रिलीजेस आते रहते हैं, तो माइनर वर्जन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मेजर वर्जन आप 3 पे रखोगे तो सही रहेगा। ओल्डर वर्जन्स पाइथन 2 हुआ करता था कभी बहुत पहले, बट वो डेप्रिकेट हो रहा है धीरे धीरे, कोई यूज़ नहीं करता। पाइथन 3 इज़ द लेटेस्ट वन, इंस्टॉल कर लो। ठीक है, इंस्टॉलेशन में हाँ अगर कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ लेट मी नो, आई विल हेल्प। तो वापस चलते हैं अपने वेरिएबल्स के डिस्कशन पे। तो अभी हम क्विकली विजुअल स्टूडियो कोड खोल लेते हैं। तो ये स्क्रीन तो आपको याद ही होगी, हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था इसको। इसमें हम सेम रिपोजिटरी में काम कर रहे हैं अभी, अपनी ट्रेडिंग ऑटोमेशन वाली रिपोजिटरी जो मैंने लास्ट टाइम बनाई थी। अब इसमें ना एक सैम्पल फाइल बनाते हैं। तो देखो, कंप्यूटर पे आप कोई भी फाइल बनाते हो ना, हर फाइल का एक एक्सटेंशन होता है। ठीक है, अब पाइथन की जो फाइल्स होती हैं उसका भी एक डेडिकेटेड एक्सटेंशन है। तो .py से जितनी फाइल्स एंड होती हैं वो सारी पाइथन की फाइल्स होती हैं। पाइथन मतलब कंप्यूटर उसको उस तरह से रिकॉग्नाइज करता है। तो यहाँ पे हम एक फाइल ऐड करते हैं, sample.py। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसने अपने आप वो पाइथन का सांप वाला सिंबल ले लिया है, विच मीन्स कंप्यूटर इसको रिकॉग्नाइज कर रहा है कि हाँ ये पाइथन की फाइल है। अब देखते हैं कि इसमें वेरिएबल्स को कैसे बनाना है। तो कुछ नहीं, बस नॉर्मली लिख दो यहाँ पे, जैसे कि ये लिख देते हैं स्टॉक नेम, कुछ भी लिख दो यहाँ पे, निफ्टी 50, ये एक तरह से हो सकता है वेरिएबल। स्टॉक प्राइस, ठीक है। तो ये इस तरह से वेरिएबल्स आप डिफाइन कर सकते हो। अच्छा, अभी वापस चलते हैं अपने स्लाइड्स पे, इसको बंद कर देते हैं। तो वेरिएबल्स हमने समझ लिए, अब कितने तरह के डेटा टाइप्स होते हैं वो समझ लेते हैं पहले। तो देखो, मेजरली 3 तरह के डेटा टाइप्स होते हैं। स्ट्रिंग होता है, इंटीजर होता है और फ्लोट होता है। स्ट्रिंग में जितना भी आप इंग्लिश में लिखते हो ना, प्लेन इंग्लिश में, वो स्ट्रिंग है। आप मैथ को भी मतलब नंबर्स को भी स्ट्रिंग में रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट रिप्रेजेंटेशन का तरीका बहुत यूनिक है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे, स्ट्रिंग वाली साइड में ये जो बाय एंड एनएसई लिखा हुआ है ना, इनको डबल कोट्स में बंद किया हुआ है। तो स्ट्रिंग को कोड में डिफाइन करने का तरीका है कि किसी भी कैरेक्टर को या नंबर को अगर आप डबल कोट्स में रखते हो तो वो एज ए स्ट्रिंग रिकॉग्नाइज होता है। अभी इंटीजर्स क्या है, तो जितने नंबर्स हैं, नॉर्मली होल नंबर्स जितने हैं वो सारे इंटीजर्स हुए। अभी फ्लोट क्या है, कि जितने भी नंबर्स जहाँ पे फ्रैक्शन आ रहा है साथ में, या जहाँ पे साथ में डेसिमल ऐड हो रहा है, उसको फ्लोट बोलते हैं। और इनको कोड में यूज़ करने का तरीका अलग है, इनके ऑपरेशंस का तरीका अलग है। अब ऐसे समझो, जब आप कैलकुलेटर यूज़ करते हो ना, कैलकुलेटर प्योरली नंबर्स पे काम करता है। अब आप वहाँ पे 2+2 डेफिनेटली कर सकते हो, बट 2+ कोई लेटर ऐड कर सकते हो क्या? 2+ सुगम, लेट से अगर मुझे ऐड करना हो, नहीं काम करेगा ना कैलकुलेटर पे। सिमिलरली यहाँ पे भी डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं। तो एक डेटा टाइप का ऑपरेशन एक सर्टेन टाइप के डेटा टाइप से ही हो सकता है। लेट से इंटीजर और इंटीजर ही आपस में काम कर सकते हैं, या इंटीजर और फ्लोट काम कर सकते हैं। बट अगर आप स्ट्रिंग और इंटीजर के बीच में कुछ ऑपरेशन करने जाओगे तो वो एरर देगा आपको डेटा टाइप को कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम समझेंगे अभी इसको। जैसे तो ये बेसिक्स हैं, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। 3 तरह के मेजर मतलब डेटा टाइप्स होते हैं, वो हमें अलग से डिफाइन नहीं करना पड़ता है, बट बहुत ही सटलनेस है इनको यूज़ करने में। और जब भी मिसमैच आता है ना डेटा टाइप्स में, तो हमारा कोड एरर थ्रो करता है। और एरर बहुत ही नॉर्मल जेनरिक सी एरर रहती है। आप देख के रिकॉग्नाइज कर पाओगे कि हाँ ये डेटा टाइप की एरर है, मैंने कोई कन्वर्जन मिस किया है। क्विकली देख लेते हैं कि इसको कोड में कैसे यूज़ करते हैं। तो अब देखो यहाँ पे ये जो वेरिएबल है स्टॉक नेम, इसमें जो हमने ये वैल्यू दी है ना, ये स्ट्रिंग टाइप की है। ठीक है, स्ट्रिंग मतलब कैरेक्टर्स। अभी यहाँ पे जहाँ पे हमने कोट्स नहीं यूज़ की हैं, ये हमारी इंटीजर टाइप की है। ठीक है, अभी मान लो 45.5 रख लेते हैं इसको। चलो, अब जैसे कि ये RSI की वैल्यू देखो, ये फ्लोट टाइप की हो गई क्योंकि इसमें डेसिमल आ रहा है बीच में।
तो ये आपका स्ट्रिंग का एग्जाम्पल हो गया, ये आपका इंटीजर का एग्जाम्पल हो गया, और ये फ्लोट का एग्जाम्पल हो गया। ये तीनों डिफरेंट तरह के डेटा टाइप्स हैं। अभी क्विकली समझ लेते हैं कि लिस्ट्स क्या होती हैं। तो लिस्ट एक तरह की बास्केट है जिसमें आप बहुत सारे आइटम्स एक साथ स्टोर कर सकते हो। जैसे हमने वेरिएबल देखा, वेरिएबल में एक इंडिविजुअल डेटा टाइप आप स्टोर कर सकते हो, बट लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स, ऐसे समझ लो आप। जैसे कि यहाँ पे आप इमेज देखो, इसमें बहुत सारे आइटम्स स्टोर कर रहे हैं ना, तो ये झोला जो है ना, ये झोला आपका लिस्ट है, इसमें अलग अलग तरह के आइटम स्टोर किए हुए हैं। अब जैसे एक और एग्जांपल देखो आप, ये जो अंडे की क्रेट है ना, तो जो क्रेट है ना वो भी एक तरह की लिस्ट है, क्योंकि वो अपने अंदर कई सारे आइटम्स को स्टोर कर सकती है। वो आइटम्स सारे सेम हैं, अलग अलग जो इसके ब्लॉक्स हैं, हर एक ब्लॉक में एक एग डाल सकते हो आप, तो वो डिफरेंट आइटम हो गया। तो आप लिस्ट में सेम तरह के आइटम्स भी स्टोर कर सकते हो और डिफरेंट टाइप के आइटम्स भी स्टोर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप देखो, वॉच लिस्ट एक तरह की लिस्ट है। अब इसके अंदर स्टॉक के नाम आपने सेव किए हुए हैं, तो ये जो स्टॉक के नाम कॉमा देके आपने सेव किए हुए हैं ना, ये पूरी एक लिस्ट है, ठीक है। अब इसको हम क्विकली विजुअल स्टूडियो कोड पे ले जाके देखते हैं, ठीक है। तो नीचे आ जाते हैं और हम भी एक वॉच लिस्ट नाम की वेरिएबल बना लेते हैं। तो देखो, ये वॉच लिस्ट बनाई हमने। अब वॉच लिस्ट के अंदर इस तरह से हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो ये जो पीले वाले ब्रैकेट्स दिख रहे हैं ना, इनको स्क्वायर ब्रैकेट्स बोलते हैं, ठीक है। और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने 3 आइटम्स डाले हैं, और वो तीनों आइटम स्ट्रिंग टाइप के हैं। तो जहाँ पे कोटेशन शुरू हो रहा है और जहाँ पे ये एंड हो रहा है, ये पूरा एक आइटम है। ऐसे ही सेंसेक्स एक आइटम है, और इन दोनों आइटम्स को सेपरेट करने के लिए बीच में एक कॉमा लगाया हुआ है, ठीक है। अभी क्विकली, अच्छा, एक कुछ भी हमें अगर स्क्रीन पे प्रिंट कराना होता है ना, तो उसके लिए एक फंक्शन है। फंक्शंस हम आगे अभी समझेंगे कि फंक्शंस होते क्या हैं, बट अभी आप जस्ट समझ लो कि कुछ भी हमें स्क्रीन पे प्रिंट कराना होता है, तो उसके लिए प्रिंट नाम का एक फंक्शन होता है, उसको कॉल करना होता है। तो यहाँ पे अगर हम प्रिंट लिखें एंड पैरेंथेसिस लिखें, तो अच्छा, ये जो ब्रैकेट्स थे ये स्क्वायर ब्रैकेट्स थे, ये वाले जो ब्रैकेट्स हैं ना, इनको पैरेंथेसिस बोलते हैं। कोडिंग लैंग्वेज में इनको पैरेंथेसिस बोलते हैं, इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो पैरेंथेसिस के बीच में अब मैं अगर सिर्फ नॉर्मल वॉच लिस्ट लिख दूंगा ना, WATCHLIST, तो ये जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो ये सारे नाम एक एक करके स्क्रीन पे प्रिंट करेगा। कैसे करेगा? अब आप यहाँ जाओ, रन में जाओ, और ये स्टार्ट डिबगिंग लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर दो, या फिर F5 दबा दोगे तब भी सेम काम हो जाएगा। तो मैं अभी के लिए यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, बट आगे के लिए मैं F5 ही दबा रहा हूँ। अगर आप को नहीं समझ आ रहा है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। और क्या डिबग करना है, तो पाइथन फाइल डिबग करनी है, वो सेलेक्ट कर लो। अभी देखो ये डिबगर स्टार्ट हुआ। अब देखो ये इसने यहाँ पे स्क्रीन पे एज इज पूरा पूरा प्रिंट कर दिया, ठीक है। अगर वॉच लिस्ट प्रिंट करते हो तो पूरे सारे आइटम्स इसने प्रिंट कर दिए, लेकिन व्हाट इफ मुझे सिर्फ सेंसेक्स प्रिंट कराना है, दूसरा आइटम इसका, बाकी के 2 आइटम नहीं प्रिंट कराने हैं, तो आप क्या कर सकते हो? वॉच लिस्ट ना एक तरह का लिस्ट है। अब लिस्ट में कितने नंबर वाला आइटम आपको चाहिए ना, उसको आप बता सकते हो कि मुझे दूसरे नंबर वाला आइटम चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो नंबरिंग शुरू होती है ना, वो 0 से शुरू होती है, 1 से नहीं शुरू होती है। तो ये 0 आइटम है, निफ्टी 50 0 आइटम है, 1 आइटम नहीं है। मतलब पहला आइटम है, बट डिनोट उसको 0 से करते हैं, ठीक है। सेंसेक्स 1 इंडेक्स पे है, बैंक निफ्टी 2 इंडेक्स पे है, आइटम 3rd है, बट इंडेक्स उसका 2 है। तो अगर हम यहाँ पे वॉच लिस्ट 1 डालेंगे तो ये सेंसेक्स को प्रिंट कर देगा, ठीक है। अभी इसको वापस चलाते हैं, मैं F5 हिट कर रहा हूँ चलाने के लिए, तो ये देखो सेंसेक्स प्रिंट कर दिया। अभी मुझे लेट से सिर्फ बैंक निफ्टी प्रिंट कराना है, तो मैं इसको 2 दे देता हूँ, तो 0 1 एंड 2। तो अभी बैंक निफ्टी प्रिंट होना चाहिए। इसको रन कर देते हैं, सॉरी
कंट्रोल F5, तो ये देखो बैंक निफ्टी। ठीक है, तो लिस्ट आप मोटा मोटा समझ गए होगे कि आइटम्स को स्टोर करने के लिए लिस्ट यूज़ होता है। अभी हम वापस अपने डेक पे चलते हैं। तो हमने लिस्ट समझ लिया, हमने प्रिंट फंक्शन देख लिया, हमने वेरिएबल्स समझ लिया। अभी तक हम ये 3 टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से थोड़ा मेन गेम शुरू होता है। तो जैसे कैलकुलेटर में आपके पास प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन परसेंटाइल ये सारे अरिथमेटिक टूल्स अवेलेबल होते हैं ना, वैसे ही कोड में भी पाइथन में आप इन सारे सिंबल्स को एज इज यूज़ कर सकते हो। तो प्लस फॉर एडिशन, माइनस फॉर सब्ट्रैक्शन, स्टार फॉर मल्टीप्लिकेशन, एंड ये तिरछा वाला डंडा ऑब्लिक, इसको डिवीजन के लिए यूज़ करते हैं। आप यहाँ पे राइट साइड में देखोगे तो क्विकली एक एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स से एंट्री हमारा 100 पे है, एग्जिट हमारा 110 पे है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए एग्जिट प्राइस माइनस एंट्री करते हो अगर, तो जो डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट है। अभी इसको क्विकली कोड में चला के देखते हैं। तो ये सब मैं हटा देता हूँ जो पहले लिखा हुआ था। तो यहाँ डालते हैं एंट्री और इसमें डाल देते हैं 100 रुपये पे एंट्री हुई। ठीक है, एग्जिट यहाँ लिखते हैं 105.5 पे एग्जिट हुई। तो प्रॉफिट क्या हुआ, तो एग्जिट माइनस एंट्री हमारा प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट को प्रिंट कराने के लिए स्क्रीन पे वापस से प्रिंट फंक्शन यूज़ करेंगे। तो ये इसका सिंटेक्स है। इसको तो प्रिंट के बाद हमेशा आपको वो 2 पैरेंथेसिस देने ही होंगे और उसके अंदर आपको जितने आइटम्स प्रिंट कराने वो आइटम्स आप एज इज दे सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, हमने 2 आइटम्स पास किए हैं। लास्ट टाइम हमने एक ही आइटम पास किया था। तो यहाँ पे ये देखो, पहले एक स्ट्रिंग पास कर रहे हैं हम, मीन्स स्क्रीन पे पहले प्रॉफिट और कोलन लिख के आएगा और उसके बाद ये एज इज प्रॉफिट, ऐसा जो ये इसका रिजल्ट होगा ना प्रॉफिट का, वो इसमें प्रिंट हो जाएगा। हम चला के देखते हैं तो आप समझ पाओगे। कंट्रोल F5, ओके। तो ये देखो इस तरह से लिख के आएगा प्रॉफिट 5.5। ठीक है, अब यही रिजल्ट आपको नई लाइन पे प्रिंट कराना है तो कैसे करोगे, तो आप यहाँ पे \n डाल सकते हो। तो उससे क्या होगा, \n जब भी आप प्रिंट में यूज़ करते हो उसका मतलब ये है कि उसके बाद जो भी प्रिंट होना है वो नई लाइन से प्रिंट होगा। क्विकली देख लेते हैं इसको। ये देखो प्रॉफिट और 5.5 नई लाइन में चला गया। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं बट बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं ये। कुछ भी स्क्रीन पे आपको प्रिंट करना है ना, उसके लिए आप प्रिंट फंक्शन यूज़ करते हो और उस प्रिंट फंक्शन को जितने आइटम आप पास करोगे उतने आइटम वो प्रिंट करता जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने पहले ये, अच्छा इसको अभी मैं हटा देता हूँ \n को। अभी यहाँ पे जैसे ही हमने प्रॉफिट पास किया था, उसके बाद ये हमने ये एक तरह का स्ट्रिंग था, यहाँ पे हमने उसका इंटीजर पास किया। अभी साथ में हम कुछ और भी लिख देते हैं, लेट्स से कुछ भी लिख देते हैं, तो ये एज इज इसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, चला के देखते हैं। तो ये देखो प्रॉफिट 5.5 और उसके बाद ये देखो एज इज प्रिंट कर दिया। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। कुछ भी डाउट है तो आप प्लीज़ पूछो, मैं एक्सप्लेन करूँगा। बट मैं इसको बहुत ही सिंपल रखने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि किसी को भी बहुत ही लेमन टर्म्स में समझ आ सके। ठीक है, अभी अरिथमेटिक ऑपरेशंस हमने देखे। अच्छा, हमने सिर्फ माइनस देखा, अभी हम बाकी के भी देख लेते हैं। अभी इन दोनों को अगर ऐड करना हो ना, मान लो एंट्री और एग्जिट को अगर ऐड करना हो हमें, तो बस बीच में आप सिंबल रिप्लेस कर दो प्लस, तो उन दोनों का एडिशन प्रिंट होने लगेगा। तो अभी 205.5 हो जाएगा आउटपुट, ये देखो यहाँ पे नीचे। ठीक है, अभी एग्जिट डिवाइड बाय डिवीजन भी देख लेते हैं। एग्जिट डिवाइड बाय एंट्री। ठीक है, तो 1.055 ये आना चाहिए। ये देखो प्रॉफिट 1.055। ठीक है, मैं बस आपको ऑपरेशंस करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि क्या क्या तरह के ऑपरेशंस पॉसिबल हैं।
तो इनको अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बोलते हैं, प्लस माइनस ये जितने तरह के ऑपरेटर्स हैं इनको अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बोलते हैं। इनको इस तरह से कोड में यूज़ करते हैं। बिल्कुल सिंपल प्लेन इंग्लिश जैसा नहीं लग रहा है, मतलब बहुत आसान है पाइथन, इतना टफ नहीं है। तो अब नेक्स्ट हम समझते हैं डिसीजन मेकिंग। तो देखो हमने 3 तरह के डेटा टाइप समझे थे, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट। एक तरह का डेटा टाइप और होता है पाइथन में जिसको हम बोलते हैं बूलियन। बूलियन की वैल्यू हमेशा ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। इन्हीं 2 वैल्यूज़ में से ही आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब इसका काम कहाँ पे आता है वो समझते हैं पहले। तो पाइथन में आप नॉर्मल स्टेटमेंट्स वैलिडेट कर सकते हो कि वो ट्रू है या फॉल्स है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि RSI की वैल्यू पहले हमने असाइन करी 75, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में हम पूछ रहे हैं कि क्या RSI 70 से बड़ा है क्या। तो या तो ये स्टेटमेंट ट्रू में रिजल्ट होगा या फिर ये फॉल्स में रिजल्ट होगा। इन दोनों में से कोई एक ही आउटपुट होगा इसका। और इसको हम कोड पे समझते हैं तो थोड़ा बेटर समझ पाएंगे हम। ऑलराइट, तो लेट्स से एक बंदा है राम, उसकी एज है 50, ठीक है। श्याम है, उसकी एज है 20, ठीक है। अब हमें ये पता करना है कि राम और श्याम की एज इक्वल है क्या, ठीक है। तो ये करने का एक तरीका है इसमें। तो इसमें लिखते हैं राम अंडरस्कोर एज इक्वल टू SHYAM श्याम अंडरस्कोर एज। अब देखो ये सेम एज मैंने एक वेरिएबल लिया है, ठीक है। तो जब भी आप वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन कर रहे होते हो तब आप सिंगल इक्वल टू यूज करते हो। ये डबल इक्वल टू कहाँ पे यूज करना है, जहाँ पे आप कंपैरिजन कर रहे हो कि ये इसके बराबर है क्या। जब भी आप ये क्वेश्चन कर रहे हो कि एक एक्स चीज वाई चीज के बराबर है क्या, वहां पे आप डबल इक्वल टू यूज करते हो। ये एक तरह का लॉजिकल ऑपरेटर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो कई तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन है, ये इक्वल्स टू है, ऐसे ही लेस देन एन इक्वल टू होता है, ऐसे ही ग्रेटर देन एन इक्वल्स टू होता है। हम इन सबको अभी एक एक करके चला के देखेंगे। तो अब देखो आप इनको नॉर्मली ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, ये एरर देगा। इनको किसी वेरिएबल के साथ यूज़ करना होगा। अभी के लिए इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अच्छा, कोई भी लाइन ऑफ कोड आप चाहते हो कि वो इग्नोर हो जाए और रीड ना हो आपके कोड में, तो उसके आगे आप हैश लगा सकते हो, तो वो इग्नोर हो जाएगी, ठीक है। अभी हम इन सभी के एग्जाम्पल्स को समझेंगे। पहले हम ये सेम एज वाला एग्जाम्पल समझते हैं। तो हम देख रहे हैं कि इन दोनों की एज सेम है क्या। अब प्रिंट करते हैं, देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है। तो हमने यहाँ पे देखो, पहले सिंपल रखते हैं इसको थोड़ा, उसके बाद कॉम्प्लिकेट करेंगे। हम बस इसमें सीधे सीधे एज प्रिंट करा, मतलब सेम एज का आउटपुट प्रिंट करा रहे हैं यहाँ पे। तो इसको चला के देखते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आया। देखो ये फॉल्स आया। अब फॉल्स क्यों आया, क्योंकि राम की एज श्याम की एज के बराबर नहीं है, क्योंकि ये नंबर्स बराबर नहीं है, ठीक है। हम इसको ऊपर ले लेते हैं। अभी अगर मैं इसको 50 कर दूं तो ये आउटपुट वापस से ट्रू हो जाएगा। अब आप चला के देखो इसको, ये देखो ट्रू हो गया, ठीक है। तो आप लॉजिकल स्टेटमेंट्स वैलिडेट कर सकते हो लॉजिकल ऑपरेटर्स के थ्रू, और ये सारे लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। अब देखो इसको वापस से 20 करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पूछते हैं राम की एज श्याम से बड़ी है क्या। तो देखो आउटपुट ट्रू होना चाहिए, क्योंकि ये इसकी एज 50 है एंड इसकी एज 20 है, तो लॉजिकली बड़ी हुई, तो आउटपुट उसका ट्रू हुआ। तो सेम एज के अंदर ट्रू स्टोर हुआ और उस ट्रू को हमने यहाँ पे प्रिंट करा लिया, ठीक है। ऐसे ही अगर
लेस देन ऑपरेटर चेक चला के देख लो आप, अगर आप लेस देन चलाओगे तो अब ये फॉल्स आना चाहिए क्योंकि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो देखो आंसर फॉल्स है इसका, यहाँ पे आप चला के देखो इसको। तो हमने ये देख लिया, ये देख लिया, ये देख लिया, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू। तो ये दोनों केस में काम करेगा। लेट्स से अगर बराबर होगा तब भी इसका वैल्यू ट्रू आएगा, और अगर लेस देन है तब भी ट्रू आएगा। तो देखो एक काम करते हैं, पहले इसको 50 कर देते हैं, ठीक है। अब इसका आउटपुट ना ट्रू आने वाला है, क्यों? क्योंकि ये दोनों कंडीशंस को वैलिडेट कर रहा है, लेस देन भी वैलिडेट कर रहा है और ट्रू भी। इन दोनों में से जो भी होगा वो काम करेगा। इसको चला के देखते हैं, तो ये देखो ट्रू आया। अब जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स कब होगी? जब राम की एज श्याम से बड़ी हो जाएगी। तो हम इसको वापस से अगर हम 20 कर दें तो अब देखो ये फॉल्स होने लगेगा। देखो फॉल्स हो गया। बट अगर श्याम की एज राम से बड़ी हो तो ये तब ट्रू होगा। कैसे होगा? अभी देख लो, इसको हम 200 कर देते हैं, देखो ट्रू हो गया, ठीक है। तो ये लॉजिकल क्वेश्चंस हैं जो आप कोड में डाल के कंपाइलर से या इंटरप्रेटर से पूछ सकते हो और वो आपको ट्रू या फॉल्स में रिटर्न करता है। अब इसका यूज़ केस क्या है वो हम आगे समझेंगे। अब इसका यूज़ केस क्या हो सकता है कि क्या इस पर्टिकुलर स्टॉक का RSI 60 के ऊपर है, ट्रू या फॉल्स, और उसके बेसिस पे हम अपने आगे का लॉजिक डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ अगर 60 के ऊपर है तो बाय या सेल, इस तरह से। तो वहाँ पे इसका यूज़ केस है, ठीक है। अभी आगे समझते हैं और क्या है। ओके, तो डिसीजन मेकिंग हमने समझ ली, ट्रू फॉल्स। अभी इफ एल्स पे आ जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, कि अगर ऐसा हो तो ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो, ऐसा नहीं है तो ऐसा हो जाए। मतलब यहां पे आप समझो, इफ RSI इज ग्रेटर देन 70 सेल सिग्नल, इफ RSI इज लेस देन 30 बाय सिग्नल, एल्स वेट। तो आप कंडीशंस डिफाइन करके एक्शन डिफाइन कर सकते हो कि अगर ऐसा ट्रू होता है तो ये कर दो, या फिर अगर ऐसा फॉल्स होता है तो ये कर दो। ये आप कोड में डिफाइन कर सकते हो। क्विकली देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। छोटे एग्जांपल से ही समझेंगे हम। तो ये राम श्याम के एग्जांपल से ही समझते हैं हम, ठीक है। यहां पे हम क्विकली लिखते हैं, इफ राम एज इज ग्रेटर देन श्याम एज, तो क्या हो? प्रिंट राम इज ओल्डर देन श्याम, ठीक है। अभी वापस से लिखो, इफ राम एज इज लेस देन श्याम एज, तो प्रिंट श्याम इज ओल्डर देन राम। अब इसको चला के देख लेते हैं, देखते हैं इसमें से क्या प्रिंट होता है। तो देखो इफ के अंत, देखो ये एक ब्लॉक है। अगर आप इसको, ये जो ड्रॉप डाउन दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करोगे तो ये पूरा ब्लॉक मिनिमाइज हो गया। इस पे वापस से क्लिक करोगे ये पूरा ब्लॉक एक्सपैंड हो गया। अब देखो इफ के आगे जो भी लिखा है ना, ये कंडीशन है जो कि ट्रू या फॉल्स में रिजल्ट होगी। अब इफ के नीचे जो भी आपने लिखा है ना, थोड़ा सा आगे बढ़ा के, आप इसको हमेशा साथ में नहीं लिखोगे, इसको हमेशा आगे बढ़ा के लिखोगे, वरना ये एरर देगा। तो टैब दबा के हमें आगे लिखना है, ठीक है। तो इफ राम एज इज ग्रेटर देन श्याम एज कोलन, नेक्स्ट लाइन में जो भी इफ के अंदर की कंडीशन है, मतलब क्या करना है हमें, वो हमेशा उसके हल्का सा आगे बढ़ा के लिखते हैं टैब दबा के, ठीक है। अब होगा क्या इससे, अगर इसकी वैल्यू ट्रू आती है, इस स्टेटमेंट की राम एज इज ग्रेटर देन श्याम एज, इसकी वैल्यू अगर ट्रू आती है तो प्रिंट के अंदर जो भी हमने लिखा है वो चल जाएगा। अगर फॉल्स आती है तो वो इग्नोर हो जाएगा। अब इसको चला के देखते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, अच्छा ये ट्रू, इसने पहले ट्रू प्रिंट किया। क्यों प्रिंट किया? क्योंकि यहाँ पे हम ये स्टेटमेंट लिख के बैठे हैं, इसलिए इसको हम कमेंट कर देते हैं फटाफट, ठीक है। अब हम वापस से चलाएंगे तो वो प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। अब देखो सिर्फ ये आया है, श्याम इज ओल्डर देन राम। अब श्याम इज ओल्डर देन राम मतलब
ये वाला पीस चला है हमारा और ये वाला पीस नहीं चला, ये इग्नोर हो गया। क्यों इग्नोर हो गया? क्योंकि ये कंडीशन इनवैलिडेट हुई, ये कंडीशन का आउटपुट ट्रू नहीं आया। किसी भी ब्लॉक के अंदर का कोड तभी एग्जीक्यूट होगा जब उसकी कंडीशन का इवैल्यूएशन ट्रू रिजल्ट होगा। ठीक है, ये बेसिक है एकदम। जब हम एक्चुअल स्ट्रैटेजी कोड करने जाएंगे तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज हम डिज़ाइन करेंगे। वहाँ पे हमने जो स्ट्रैटेजी देखी है ना, लास्ट एपिसोड में हमने जो स्ट्रैटेजी डिफाइन की थी, ये वहाँ पे काम आने वाला है। कैसे? कि अगर करंट रनिंग PNL इज लेस देन इनिशियल SL तो एग्जिट। ऐसे यहाँ पे आप कंडीशन डिफाइन करोगे। तो हम देखेंगे आगे ये कैसे काम करेगा। ठीक है, तो इसको तो इसमें इफ, एलिफ, एल्स इस तरह से कंडीशंस आप डिफाइन करते हो। हम इसकी यूज केसेस और बेटर वे में समझेंगे जब हम स्ट्रेटजी लिख रहे होंगे। ठीक है, अभी हम आगे का पार्ट समझते हैं। तो नेक्स्ट थिंग इज लूप। अब लूप क्या है? किसी भी चीज को अगर आपको बार बार करना है उसके लिए लूप्स यूज होते हैं। ठीक है, लेट्स से एक वॉच लिस्ट है। अब वॉच लिस्ट के अंदर के हर स्टॉक को बार बार पिक करके उसका प्राइस फेच करना है, तो उस पूरी लिस्ट में एक एक आइटम को उठाने के लिए आप लूप का यूज करोगे। ठीक है, तो लूप मेजरली यहाँ पे दो तरह के हम यूज करते हैं। एक वाइल लूप होता है, एक फॉर लूप होता है। फॉर लूप आप जनरली लिस्ट के साथ यूज करते हो। वाइल लूप आप जनरली अगर आपको इन्फिनिट लूप चलाना हो तो वहां पे यूज करते हैं। सिंपल शब्दों में, किसी भी काम को एक से ज्यादा बार आपको रिपीट करना है तो वहां पे आप लूप यूज करोगे। इसको क्विकली एग्जांपल से समझते हैं। तो ये सब हटाते हैं अभी। अब लेट्स से हमें 2 का पहाड़ा लिखना है। पहाड़ा मतलब 2 का टेबल लिखना है। ठीक है, तो कैसे लिखोगे आप? स्क्रीन पे प्रिंट होना चाहिए, प्रिंट 2 × 1, इसका आउटपुट 2 आएगा। अभी अगली लाइन में प्रिंट 2 × 2, अगली लाइन में प्रिंट 2 × 3, 2 × 4, इसी तरह से 2 × 5। तो हम 10 तक जाते हैं। ठीक है, 2 × 7, 2 × 8, 2 × 9 एंड 2 × 10। अब इसको चलाओगे ना तो ये 2 का टेबल प्रिंट कर देगा। देखो यहाँ पे प्रिंट हो गया 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। लेकिन अगर मुझे 1000 तक जाना है तो मैं 1000 प्रिंट स्टेटमेंट्स थोड़ी लिखने बैठूंगा। तो इस काम, तो ये रिपीटेटिव काम है ना, बार बार एक चीज़ को प्रिंट करा रहे हैं और लॉजिक बहुत ही इजीली डिफाइन हो सकता है। तो ये लूप में डाल के हम ईज आउट कर सकते हैं। अब कैसे होगा मैं दिखाता हूं आपको। तो इसमें करना ये है कि आप तो हमें वाइल, हमें यहां पे वाइल लूप यूज करना है। वाइल x इज लेस देन 20, प्रिंट x + 2। अब ऊपर x की वैल्यू हम डिफाइन कर देते हैं, x = 2। ठीक है, तो पहले अभी देखो ये काम कैसे करेगा। तो ये क्या करेगा, x को 2 वैल्यू देगा। अब यहाँ पे कंडीशन लिखी हुई है कि जब, वाइल का मतलब जब तक। ठीक है, जब तक x की वैल्यू 20 से कम है तब तक ये करते रहो। इन 3 लाइन का मतलब यही है हिंदी में। ठीक है, तो अब पहला आइटरेशन जब चलेगा तो ये चेक करेगा क्या 2 20 से छोटा है। जी हाँ बिल्कुल है, तो ये प्रिंट कर देगा। एक्चुअली यहाँ पे हमें ये नहीं करना चाहिए वरना फर्स्ट टाइम में 4 प्रिंट करेगा। देखो आप, तो इसकी वैल्यू हमें 0 रखनी पड़ेगी तब काम करेगा ये। हमें 2 का टेबल चाहिए। मैं दिखाता हूँ हो क्या रहा था। अगर मैं उसको 2 रखूँगा तो ये पहले 4 से स्टार्ट कर देगा।
ये देखो, इसको बंद करते हैं, इसको करते हैं 0। अब यहाँ पे ले लेते हैं x इक्वल टू x प्लस 2 एंड यहाँ पे वापस से x प्रिंट कराते हैं। एक्चुअली लास्ट जो अभी हमने एग्जीक्यूशन किया ना, वो इन्फाइनाइट लूप में चला गया था और कंटिन्यूसली 4 ही प्रिंट कर रहा था। वो इसलिए हो रहा था क्योंकि हमने डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट x प्लस 2 लिख दिया था और x की वैल्यू में हर बार वो 2 प्रिंट ऐड करके प्रिंट कर रहा था, बट x में रीअसाइन नहीं कर रहा था। ये कोड सही काम करेगा जो अभी मैंने लिखा है। क्या हो रहा है, x इक्वल टू एक्स प्लस 2, मतलब हर बार x में 2 बढ़ा के वापस से x में स्टोर करेगा। हम ये काम नहीं कर रहे थे पहले, x में वापस से स्टोर नहीं कर रहे थे, तो x की वैल्यू हर बार ही 2 रह रही थी। ठीक है, अब इसको चलाते हैं तो ये देखो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, हमें एग्जैक्टली वैसा ही आउटपुट मिल गया, बट इन जस्ट 4 लाइन ऑफ कोड से। यही हमें बार बार प्रिंट लिखना पड़ रहा था। तो लूप ये काम करता है कि एक आइटम को बार बार आप आइट्रेशन पे चला सकते हो। ठीक है, आई होप ये समझ आया हो। हम लूप्स का और यूसेज समझेंगे जब हम स्ट्रेटजी लिख रहे होंगे, बट आई होप आइडिया आपको लग गया होगा कि एग्जैक्टली ये कर क्या रहा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने लूप समझ लिया, अब नेक्स्ट पार्ट इज फंक्शंस। तो फंक्शन को ना आप एक तरह का मिक्सर ग्राइंडर समझो, जिसमें आप कुछ इनपुट डालते हो और वो एक आपको आउटपुट देता है। जैसे जूसर है, जूसर में आप अनार डालोगे और उसका आउटपुट क्या निकलेगा, जूस निकलेगा। राहुल गांधी की बात याद आ रही है, आलू डालो सोना निकलेगा, बट यहाँ वैसा नहीं होने वाला है। बट फंक्शंस का काम इतना ही है कि आप कुछ उसको इनपुट देते हो और वो उसको प्रोसेस करता है और आपको एक आउटपुट देता है। ठीक है, हम क्विकली समझते हैं इसको, ये काम कैसे करता है। कोड में समझेंगे तो बेटर रहेगा, बट इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा सा दिखता है। डेफ और जो भी आपको फंक्शन का नाम देना है वो नाम दो उसको, और वो क्या इनपुट ले सकता है वो आप ब्रैकेट्स में डिफाइन करो, एंड उस वैल्यू के साथ आपको क्या करना है उसके अंदर वो लॉजिक डिफाइन करो। हम क्विकली कोड पे समझते हैं। तो अब फंक्शंस को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हम एक कैलकुलेटर बनाने की कोशिश करते हैं फंक्शंस के थ्रू। ठीक है, ये सब मैं हटा देता हूं। अब हम एक डेफ कैलकुलेटर और हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस फंक्शन से। हम इसको 2 नंबर्स देंगे और हम इसको बताएंगे कि कौन सा ऑपरेटर इन 2 नंबर्स के बीच में लगाना है। ठीक है, तो एक नंबर लेते हैं x, एक नंबर लेते हैं y, और यहाँ पे लेते हैं ऑपरेशन। ठीक है, अब ये एक्चुअली मैंने कोपायलट इंस्टॉल कर रखा है, तो ये आगे का पूरा कोड रिकमेंड करता रहता है कि क्या ये करना चाह रहे हो, तो इसने वही किया है अभी। तो ये सब पूरा ऑटो जनरेट हो गया है, मैंने लिखा नहीं है ये। तो एआई के साथ काम करने से ये बेनिफिट्स। तो अब देखो जो मैं करना चाह रहा था एग्जैक्टली इसने वही दिया है। तो देखो कैलकुलेटर नाम का एक फंक्शन है, इसमें x एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है, ऑपरेशन एक वेरिएबल है। अब x और y में मैं नंबर्स पास करूंगा और ऑपरेशन में मैं क्या करना चाह रहा हूं उन 2 नंबर्स के साथ वो पास करूंगा। ठीक है, तो लेट से अगर मैं ऑपरेशन में बोलता हूं कि ऐड करना है तो ये दोनों नंबर का एडिशन देगा। अगर मैं ऑपरेशन में बोलूँगा कि सब्ट्रैक्ट करना है तो ये दोनों नंबर्स का सब्ट्रैक्शन का जो रिजल्ट आएगा वो देगा। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखा होगा तो उसका मल्टीप्लिकेशन होगा। डिवीजन में ये डिवीजन प्रिंट करेगा। अब देखो ये इतना स्मार्ट है, इसने डिवाइड बाई 0 वाला सिनेरियो हैंडल किया है। किसी भी नंबर को आप, आई होप मैथमेटिकली आप समझते होंगे कि किसी नंबर को आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो अब इसके अलावा कुछ और देते हो तो ये रिटर्न करेगा हाँ इनवैलिड ऑपरेशन। ठीक है, अब इसको क्विकली चला के देखते हैं। तो
तो हम क्या करेंगे, प्रिंट, अच्छा फंक्शन के अंदर आप फंक्शन भी पास कर सकते हो, तो प्रिंट एक फंक्शन है। अब इसके अंदर हम कैलकुलेटर, क्या हो गया ये, कैलकुलेटर चला रहे हैं। अब देखो यहाँ पे हमने प्रिंट लिखा, ये एक तरह का फंक्शन है, ये दो पैरेंथेसिस। अब इसके अंदर हमने कैलकुलेटर कॉल किया, ये देखो, और उसमें पहले 10 पास किया, 5 पास किया, और हम बोल रहे हैं इन दोनों का एडिशन चाहिए हमें। ठीक है, तो आप जैसे ही चलाओगे तो ये 15 प्रिंट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे आउटपुट आपको 15 आ रहा है। अभी बाकी के ऑपरेशंस भी टेस्ट कर लो। अब देखो एक चीज़ देखो, यहाँ पे हमने मॉड्यूलस लिखा है, मॉड्यूलस हमने यहाँ पे कहीं डिफाइन नहीं किया है, तो ये इनवैलिड ऑपरेशन देना चाहिए लास्ट में। इन दोनों नंबर्स में हमने डिवीजन लिया है, तो डिवीजन का आउटपुट होना चाहिए, लेकिन इसमें एक नंबर हमने ज़ीरो लिया है, तो वो सिनेरियो कवर होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन हमने सब कुछ देख लिया है। ठीक है, इसको चला देते हैं और आउटपुट देखते हैं। तो ये देखो, पहले 15 एडिशन आया, फिर सब्ट्रैक्शन का 10 आया, ये इसका 50 आया, और इसका डिवीजन का 2.2 आया। तो डिवीजन आप जब भी करते हो ना, रिटर्न हमेशा जो वैल्यू होती है वो फ्लोट वैल्यू रिटर्न होती है। तो ये देखो 2.0 इसीलिए। अब यहाँ पे देखो इसने ये सिनेरियो ट्रिगर किया कि इफ़ y इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब x और y में अगर y 0 के बराबर नहीं है तो x और y का डिवीजन रिटर्न कर दो, वरना ये एरर दो। ये लॉजिक डिफाइंड था यहाँ पे, तो इस वजह से यहाँ पे ये वैल्यू आई है। आई होप, देखो ये बिल्कुल प्लेन सिंपल इंग्लिश जैसी है पाइथन, आप पढ़ के समझ पा रहे होगे कि एग्जैक्टली हमने लिखने की कोशिश की है। अच्छा ये ऑपरेटर मैं समझा देता हूँ। तो जहाँ पे एक्सक्लेमेशन और इक्वल्स टू लगाते हो ना, तो वो नॉट इक्वल टू को इवेल्युएट करता है। जैसे हमने ग्रेटर देन समझा था, ग्रेटर देन इक्वल टू समझा था, इक्वल्स टू समझा था, उसी तरह से नॉट इक्वल टू जहाँ पे लगाना है ना कंडीशन में कि इज समथिंग नॉट इक्वल टू दिस, तो वहाँ पे एक्सक्लेमेशन और इक्वल्स टू साथ में यूज़ करते हैं। तो जैसे हमने ये किया, आई होप समझ आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो प्लीज़ बोलो। मैं मेहनत तो काफ़ी कर रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट आई एम नॉट श्योर। तो कमेंट में लिख के बताओ कैसा लग रहा है ट्यूटोरियल। आगे बढ़ते हैं हम। तो हमने फंक्शंस भी समझ लिए, अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लाइब्रेरीज। अब देखो क्या होता है कि हम अपने से तो कोड लिखते ही हैं, लेकिन हमारे जैसे बहुत सारे डेवलपर्स हैं, वो भी अपना कुछ ना कुछ डेवलप कर रहे हैं। अब क्या होता है कि कई बार आप कुछ चीज़ें रीयूज़ करना चाहते हो, भाई कुछ एक पीस ऑफ कोड अगर कोई और लिख चुका है तो मैं वही चीज़ वापस से क्यों लिखना चाहूँ। रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझो कि अगर पहिए का आविष्कार ऑलरेडी हो चुका है तो मैं दोबारा से पहिए का आविष्कार क्यों करने बैठूँ, मैं वही पहिया वापस से यूज़ कर लूँगा ना। तो अगर वो फ्रीली अवेलेबल है, तो ऐसे ही कोडिंग में भी लोग अपनी लाइब्रेरीज बना के पब्लिश करते हैं पब्लिकली। ठीक है, और आप उन लाइब्रेरीज को एज इज यूज़ कर सकते हो और उनके फंक्शंस इंपोर्ट कर सकते हो और उसको अपने कोड में यूज़ कर सकते हो। तो लेट्स से मैंने कोई एक स्ट्रेटजी लिखी, या मैंने कोई एक अच्छा फंक्शन लिखा जो सुपर ट्रेंड इवेल्युएट करके आपको दे रहा है, आप सुपर ट्रेंड का लॉजिक खुद से नहीं कोड कर पा रहे हो, तो मेरी लाइब्रेरी यूज़ करके आप उस फंक्शन को कॉल करोगे और आपका काम हो जाएगा। तो लाइब्रेरीज आपका कोड शेयरिंग पॉसिबल बनाती है, आप किसी की लाइब्रेरी को अपने कोड में यूज़ कर सकते हो। अब इसका और यूज़ केस भी है, जितने ब्रोकर्स हैं ना वो अपनी लाइब्रेरी ही पब्लिश करके रखते हैं और उस लाइब्रेरी को आप पाइथन के कोड में यूज़ करते हो और उनके फंक्शंस को कॉल करके ऑर्डर्स प्लेस करते हो, लाइव प्राइसेस लाते हो। ये सारा काम उनके डिफाइन किए हुए फंक्शंस से करते हो जो उनकी लाइब्रेरी में है और उन्होंने उसको पब्लिकली पब्लिश कर रखा है। ठीक है, तो हम इसका एग्जाम्पल अभी नहीं देखेंगे क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो में यही करने वाले हैं, ब्रोकर से इंटीग्रेट करने वाले हैं। बट हाँ, लाइब्रेरीज आर ग्रेट और पाइथन की जान लाइब्रेरी ही है। बहुत सारी लाइब्रेरीज मिलती है, हर काम के लिए अलग अलग लाइब्रेरीज आती हैं।
इवन ट्रेडिंग रिलेटेड भी बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जो फ्रीली अवेलेबल हैं, आप यूज़ कर पाओगे उनको। तो ये था पूरा शॉर्ट ट्यूटोरियल ऑन पाइथन, और जितना कुछ हमने कवर किया है मोस्टली इतना ही हमें चाहिए होता है किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को ऑटोमेट करने के लिए। बाकी जब हम आगे स्ट्रेटजी ऑटोमेट करेंगे तो ये सब कुछ आप इन एक्शन भी देख पाओगे, और ये सारी चीज़ें आपको और बेटर समझ आएंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रोकर इंटीग्रेशन समझने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, और अगर कोई मेरे लिए फीडबैक है तो प्लीज़ डू राइट इट इन द कमेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।